हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जो कि है बीपीएससी का पीवाईक्यू से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट, जो कि है वन डे वन कॉन्सेप्ट करके। और ये सीरीज 72nd बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज इस सीरीज में हमारा टॉपिक है राज्यसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में विधायी शक्ति संसद के पास होती है और अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा संसद का वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य अंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा संसद का वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य अंग है। बिना राज्यसभा के संसद की संरचना अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा का गठन संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किया गया है और भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि केवल राज्यों का ढीला संघ। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है और इस कारण बड़े बड़े राज्यों का प्रभाव अधिक हो सकता है। राज्यसभा इस असंतुलन को ठीक करने का कार्य करती है और जो राज्यसभा है इसे सेकंड चैम्बर या रिवाइजिंग चैम्बर कहा जाता है और ये भारतीय संसद का उच्च सदन माना जाता है। इसका कार्य कानूनों को जल्दबाजी में पारित होने से रोकना है और यह विधेयकों पर गहराई से विचार करती है तथा यह भावनात्मक निर्णयों की जगह तर्कसंगत बहसों को बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की। तो राज्यसभा केवल परंपरा नहीं बल्कि संविधान द्वारा स्थापित संस्था है। अनुच्छेद 80 जो है वो बात करते हैं इसकी संरचना की और अनुच्छेद 83 एक है, इसे अस्थायी सदन घोषित करता है और इन अनुच्छेदों से राज्यसभा को संवैधानिक सुरक्षा मिलती है। तो अब बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। तो राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और ये जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अभी वर्तमान समय में 245 राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इससे राज्यों की राजनीतिक वास्तविकता झलकती है। और अनुच्छेद 80 एक ए जो है, इसके तहत 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनका प्रावधान किया गया। तो आपको ध्यान रखना 81 ए में 12 मनोनीत सदस्यों का बात है, जिसका चुनाव चुनावी राजनीति से बाहर किया जाता है। इसका उद्देश्य विशेषज्ञता को संसद तक लाना है। ये सदस्य विधेयकों पर तकनीकी और बौद्धिक दृष्टिकोण देते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। अनुच्छेद 83 एक जो है वो राज्यसभा को अस्थायी सदन घोषित करता है और वो कहता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। यह हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के मतलब हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इस प्रणाली को रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। इससे अनुभव का निरंतर प्रवाह बना रहता है और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बस उसके सदस्यों का कार्य 6 साल का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं सभापति के बारे में। अनुच्छेद 89 एक के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। इस कारण वह अपेक्षाकृत निष्पक्ष रहता है। वह मतदान केवल टाई की स्थिति में करता है। मतलब अगर किसी टॉपिक पे या किसी मुद्दे पे अगर टाई होता है तब वो मतदान करके कास्टिंग वोट की तरह काम करता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। अब बात करते हैं उपसभापति की भूमिका। अनुच्छेद 89(2) के अनुसार उपसभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है और उपसभापति दैनिक कार्यवाही का संचालन करता है। वह समितियों और अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि सदस्य बनने की योग्यता क्या है। अनुच्छेद 84 जो है वो न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित करता है कि राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगा और लोकसभा में यह सीमा 25 वर्ष की है। तो आपको ध्यान रखना कि लोकसभा में तो 25 वर्ष की है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष है।
ये बेसिक अंतर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको लेकर कन्फ्यूजन होता रहता है। यह अंतर जानबूझकर रखा गया है ताकि राज्यसभा से अपेक्षा की जाती है कि सदस्य अधिक परिपक्व हो और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं हैं कि वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्यसभा का चुनाव की, कि उसकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है। तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार यह चुनाव जो होता है वो विधानसभाएं कराती हैं और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाई जाती है इसके लिए। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। इससे अल्पसंख्यक दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है और जो मतदान होता है वो गोपनीय होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की विधायी शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 107 सामान्य विधेयकों की प्रक्रिया बताता है और राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान होती हैं। यदि दोनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक हो सकता है और राज्यसभा प्राय संशोधन सुझाने की भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं धन विधेयक में सीमित शक्ति क्यों, कि लोकसभा मतलब जो राज्यसभा है इसको धन विधेयक में बहुत ही सीमित शक्ति है, इसमें पूरी शक्ति लोकसभा के पास होती है धन विधेयक के मामले में। अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक से संबंधित है और धन विधेयक जो होता है वो कर और व्यय से जुड़ा होता है और कर का सीधा प्रभाव जो होता है वो जनता पर पड़ता है और जनता का जो सीधा प्रतिनिधित्व होता है वो लोकसभा करती है। इसलिए राज्यसभा की शक्ति धन विधेयक पर सीमित रखी गई है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन में समान शक्ति। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। यहाँ राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर होती है और यह संघीय ढांचे की रक्षा करता है ताकि केंद्र सरकार मनमाने संशोधन न कर सके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 249 की। राज्यसभा जो होता है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून की अनुमति देता है। तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 249 क्या बात करता है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति। यह अनुमति 2/3 बहुमत से दी जाती है और जो ये शक्ति होती है असाधारण परिस्थितियों के लिए होती है। इससे केंद्र राज्य समन्वय संभव हो पाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 312 की, यानी अनुच्छेद 312 और अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। राज्यसभा के प्रस्तावों से अखिल भारतीय सेवाएं बनती है और इन सेवाओं में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी होते हैं। यह प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखता है, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। अब बात करते हैं राज्यसभा और संघीय संतुलन की। राज्यसभा राज्यों को राष्ट्रीय नीति में भागीदारी देता है और यह केंद्र की शक्ति पर नैतिक नियंत्रण रखती है। राज्यसभा जो होता है वो संघीय ढांचे की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उस पर प्रस्ताव ला सकते हैं और समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। अब इसका महत्व ये जानते हैं कि ये संघीय ढांचे को मजबूत करता है और कानूनों में स्थिरता व निरंतरता लाता है और जो भी डिसीजन जल्दबाजी में लिए गए रहते हैं उन पर रोक लगाता है। तो आपको ध्यान रखना ये सारी चीजें, क्योंकि प्रीलिम्स में अनुच्छेद और तथ्य पूछे जाते हैं और राज्यसभा मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक एक लाइन से एज इट इज क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा केवल उच्च सदन नहीं है, बल्कि यह संविधान की स्थिरता का आधार है। यह लोकतंत्र को संतुलन और परिपक्वता देता है और राज्यसभा के बिना भारतीय संसद अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको राज्यसभा से संबंधित सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे बीपीएससी का तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आप हमारा वीडियो देखिए उसके बाद अगर लगाइए और कहीं डाउट लगता है, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कहीं डाउट लगता है, तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप जुड़ के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।